ये अध्यक्ष महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय, गांव से पधारे प्रबुद्ध गण, युवा साथियों, मेरे स्टाफ के विद्वान साथियों और मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, बड़े हर्ष की बात है कि हम लोग आज यहाँ पर वार्षिक उत्सव मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। वार्षिक उत्सव का अर्थ तो जैसे ही कार्यक्रम शुरू हुआ था तो आप लोगों को बता दिया था भाई वार्षिक उत्सव क्यों मनाया जाता है। वर्ष के अंत में जो उत्सव मनाया जाता है जिसमें विद्यालय की जो गत वर्षों में उपलब्धियां रही हैं, विद्यालय के जो बच्चों के गत वर्ष के परिणाम रहे हैं, उन सभी परिणामों पर एक विशेष चर्चा की जाती है आज के दिन। और 10वीं 12वीं के जो बोर्ड के विद्यार्थी हैं, उन बोर्ड के विद्यार्थियों की अभी आने वाली बोर्ड की एग्जाम आने वाली है, 15-20 दिन में एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो उनको भी विदाई दी जाती है कि भाई आप लोग आज के बाद में आज से यहाँ स्कूल का काम कंप्लीट करके अपने घर पे प्रॉपर तैयारी करो, सेल्फ स्टडी करो। कोर्स पूरा हो चुका है लगभग, और कोई डाउट होता है तो वो यहाँ आके पूछे। तो वार्षिक उत्सव का मतलब तो पता ही है आप लोगों को, लेकिन जिस विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्रधानाचार्य महोदय और उत्सव प्रभारी महोदय ने मुझे ये अवसर प्रदान किया है कि आप बच्चों को थोड़ा करियर गाइड दो, उसके लिए मैं इनका आभारी रहूँगा। तो मैं मेरे जिस उद्देश्य से मैं आपके सामने अपनी बात रख रहा हूँ, तो उस उद्देश्य को शुरू करने से पहले मैं 2 पंक्तियाँ कहूँगा आप लोगों से कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में तेरे भी, तू जरा कोशिश तो कर। अभी 10th क्लास के बच्चे, 12th क्लास के बच्चे, एक एग्जाम है भी 15-20 दिन बाद में, तो एक दुविधा ये भी है उनके सामने कि हमें करना क्या चाहिए। 10th वाले बच्चों के सबसे बड़ा ये होता है कि भाई हम सब्जेक्ट कौन सा लें। थोड़ा अभिभावक भी बैठे हैं यहाँ पे, वो भी थोड़ा ध्यान दें कि 10th के बच्चों को सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि अभी हम सब्जेक्ट कौन सा लें। 12th के बच्चों को समस्या होती है कि कॉलेज करें, क्या करें, क्या नहीं करें। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी जैसे एग्जाम हो जाए, एग्जाम जो 1.5-2 महीना बचेगा रिजल्ट आने का, उस टाइम में जैसे इंग्लिश है, मैथ्स है, जनरल मैथ्स है, जो भी है उसको बैठ के आप कंप्लीट करो। सबसे पहला काम जो 1.5-2 महीना हमारा वेस्ट नहीं जाना चाहिए, उसको यूटिलाइज करो कि हमें मैथ्स पढ़नी है, इंग्लिश पढ़ना है। और कुछ भी किसी भी फील्ड में जाओ, मैथ्स और इंग्लिश तो ऐसे 2 सब्जेक्ट हैं, ये तो आपको हर फील्ड में काम आएंगे। हर फील्ड में आप अगर बेरोजगार भी रहते हो ना, तो भी मैथ्स तो आपको चाहिए। एक काम करोगे तो पैसे तो मिलेंगे ना, अगर इसको गिनती ही नहीं आएगी तो फिर वो पैसे को कलेक्ट कैसे करेगा। तो गणित और इंग्लिश तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो पहले मैं 10th क्लास के बारे में बता देता हूँ कि किस बच्चे को कैसे क्या सब्जेक्ट अपने चूज करने चाहिए। 10th के बाद जैसे ही अभी तुम लोग 11th में आओगे तो यहाँ आपके सामने 3 विषय खुलते हैं। कला वर्ग खुलता है, साइंस वर्ग खुलता है, वाणिज्य वर्ग खुलता है। और कोई भी सब्जेक्ट अपने आप में खराब नहीं है, सारे सब्जेक्ट अपने आप में अच्छे हैं। वो खराब होती तो इनको सरकार चलाती नहीं, शिक्षा नीति लागू ही नहीं होती अगर खराब होते तो सब्जेक्ट। तो कोई सब्जेक्ट अपने आप में खराब नहीं है। तो जो जिसको जैसा मन करता है, जिसको लगता है कि मेरे को IAS बनना है, RS बनना है, कला के क्षेत्र में ज्यादा पढ़ना है मेरे को, किसी को लगता है कि मेरे को विज्ञान के क्षेत्र में कुछ करना है, गणित के क्षेत्र में कुछ करना है, तो वो साइंस ले। जिनको कला के क्षेत्र में करना है वो आर्ट्स ले, और जिनको लगता है कि नहीं मेरे को तो बैंकिंग क्षेत्र में जाना है, तो वो इनको कॉमर्स ले सकते हैं। रही बात 12वीं की, 12वीं के बाद में अभी क्या है कि जैसे भी एक बच्चे को सुना मैंने अभी 2-3 दिन पहले, तो वो कह रहा था सर PTT के फॉर्म निकले हुए हैं। विज्ञान वर्ग का विद्यार्थी था, तो उसने कहा कि PTT के फॉर्म निकले हुए हैं सर, हम लोग फॉर्म भरेंगे। मैं 8 महीने इस स्कूल में हो गए मेरे को, अभी मेरी फ्रेश पोस्टिंग है। फ्रेश का मतलब मेरी 5वीं पोस्टिंग है, 5वीं जॉब है। और मैं एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में है, IIT रुड़की से पास आउट हूँ।
मेरा 5वां जॉब है, मैं नेट JRF क्वालिफाई हूँ। तो मैंने इतनी सारी चीज़ें देखी इन 8 महीने में आप लोगों के बीच में यहाँ पे, कि यहाँ बच्चा मेहनत कर सकता है, मेहनती तो है बच्चा, लेकिन बच्चे में क्या परेशानी है कि बच्चे को गाइडेंस नहीं मिली। बच्चा क्या करेगा, 12वीं पास की, कैसे तैसे 12वीं पास कर लेता है, STC करेगा, करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर उसके अंदर पोटेंशियल है, उसके अंदर विभव है, उसके अंदर क्षमता है आगे कुछ करने की, तो भी वो छोटे कद में ही काम करेगा। जब जिसके अंदर क्षमता है तो जाओ ना, आगे आगे बढ़ो, इस वागड़ क्षेत्र से बाहर निकलो, एक्सप्लोर करो अपनी लाइफ को। इंडिया बहुत बड़ा है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में ही जिंदगी नहीं है कि यहाँ पटवारी बन गए हम लोग, यहाँ नौकरी कर ली, सुबह गए शाम को घर आ गए। संघर्ष करना सीखो। अगर तुम जा सकते हो तो आगे जाओ, बहुत सारे स्कोप है। 12वीं आर्ट साइंस के स्टूडेंट, मैथ्स के स्टूडेंट हैं, अभी जेई के फॉर्म निकलेंगे, शायद निकल चुके हैं, आउट भी हो चुके हैं नोटिफिकेशन, तो अप्लाई करो जेई का। सिलेक्शन नहीं होता है तो 1 साल कोचिंग करो। और अभी तो राजस्थान सरकार की बहुत अच्छी योजना चल रही है कि मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना, जिसके तहत बच्चे कोचिंग, फ्री कोचिंग भी दे रहे हैं, हॉस्टल सुविधा भी है। तो जेई का प्रिपरेशन करो, जिनके पास मैथ्स है, 12th मैथ्स से जो पास आउट होंगे, जेई का प्रिपरेशन करो। जेई में सिलेक्शन नहीं होता है, लक बाई चांस नहीं होता है, तो बीएससी का ऑप्शन रहता है हमारे पास में। बीएससी में भी 2 चीज़ चलती है, एक तो पास कोर्स चलता है, एक ऑनर्स चलता है। जैसे किसी स्टूडेंट का मैथ्स में ही इंटरेस्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है, उनका एक बीएससी होता है ऑनर्स से, जिसमें स्पेशल मैथ ही पढ़ाई जाती है, 3 साल आपको मैथ्स ही पढ़ाई जाएगी, तो वो भी चूज़ कर सकता है। उसके बाद में कहीं अच्छे इंस्टीट्यूट से MSc करो, PhD करो, नेट JRF करो। पहले नेट JRF होता है, उसके थ्रू पे PhD होती है। आर्ट्स वाले बच्चे हैं कि सर हम लोगों को जॉब चाहिए। कुछ लोगों से मिला, मैं बच्चों से ज़्यादा जुड़ा रहता हूँ, तो मुझे ग्राउंड रिपोर्ट ज़्यादा पता है कि बच्चों को किस हिसाब से डिमांड चाहिए। तो कहते हैं सर हमारी तो 12वीं पास हो गई, हमें तो जॉब चाहिए। तो 12वीं साइंस में, 12वीं आर्ट्स में, कॉमर्स तो अभी अपने स्टूडेंट है नहीं इस स्कूल में, तो मैं आर्ट्स की बात और उसकी साइंस की बात ही करूँगा। तो साइंस वालों के लिए एक NDA एप्लीकेशन निकालता है। NDA होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसमें आप लेफ्टिनेंट बनते हो। तो हर 6 महीने में उसका रिक्रूटमेंट आता है। आप बाहर निकलो, शायद यहाँ तो कोचिंग भी नहीं होगी, सांगवाड़ा में हो सकती है, लेकिन बाहर निकलो। आजकल तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतना अच्छा बना दिया गया है कि हर चीज़ आपको घर बैठे मिल जाएगी, उसमें जाओ। और उसमें सबसे बड़ी बात ये हो रहा है, गर्ल्स के लिए भी एंट्री चालू कर दी है, लड़कियां भी जा सकती है, लड़कियां भी लेफ्टिनेंट बन सकती हैं। मैंने एक दिन 11th क्लास में पूछा किसी एक लड़की से, तो उसने बोला कि सर मेरे को आर्मी में जाना है, साइंस सब्जेक्ट है, आर्मी में जाना है। तो ऑब्वियसली वो ऑफिसरी रैंक की बात कर रही होगी, तो उन लोगों के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है। 12वीं के जो पास आउट स्टूडेंट है वो NDA पे थोड़ा ध्यान देना। जिनको लगता है कि नहीं मैं BSc करता हूँ, उसके बाद फोर्स ज्वाइन करनी है मेरे को, तो एक CDS वैकेंसी निकालता है, कंबाइंड डिफेंस सर्विस, तो उसके थ्रू भी आप आर्मी ज्वाइन कर सकते हो, अच्छी पोस्ट ज्वाइन कर सकते हो, एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हो। उसमें भी 3-4 कैटेगरी होती हैं। किसी को लगता है नहीं मेरे को तो टीचर बनना है, तो BSc कीजिए, MSc कीजिए, कहीं से B.Ed कीजिए। देन उसके बाद में आप जो वैकेंसियाँ निकलती है RPSC के थ्रू, KVS के थ्रू, नवोदय के थ्रू, तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। आर्ट्स वालों के पास क्या स्कोप है कि आर्ट्स जैसे 12वीं पास की आप लोगों ने, किसी का जैसे किसी के पास ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी अच्छी है उसकी, और बाकी के जो सब्जेक्ट है 2 वो ज़्यादा अच्छे नहीं है, तो ऑनर्स सब्जेक्ट लो आप। जिसको सब्जेक्ट अगर मजबूत है उसको तो BA करना है, तो वो BA ऑनर्स ही ले। BSc में भी ऑनर्स चलता है, BA में भी ऑनर्स चलता है, हर में ऑनर्स चलता है, तो वो स्पेशल एक सब्जेक्ट को पकड़े। मैं एक सब्जेक्ट पकड़ने की बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि UPSC के अंदर एक एग्जाम होता है, UPSC में सब्जेक्ट का एग्जाम होता है, तो 2 पेपर सब्जेक्ट के होते हैं। दोनों पेपर का मार्क्स जो होता है 250 होता है, 500 मार्क्स के होते हैं। और जो ऑल इंडिया टॉपर निकलता है ना, लास्ट ईयर का जो टॉपर था उसके 1100 सवा 1100 नंबर थे। तो ये सोच के देखो, अगर आप 500 नंबर है सब्जेक्ट अगर अच्छा कर देते हो, तो 1150 में से कितने नंबर बाकी है तुम्हारे? 600 650 नंबर चाहिए होंगे।
एक माइंड में सेट करो। तो किसी भी सब्जेक्ट को अगर करना है, जैसे बीए आपने ऑनर्स लेना है, और किसी भी सब्जेक्ट को अगर उसमें मास्टरी हासिल करनी है तो उसी से ऑनर्स करो, आगे पीएचडी करो, रिसर्च करो उसमें। इस उम्र में जाके बच्चे का एक ये रहता है कि सर पढ़ाई नहीं होती है, एग्जाम नज़दीक है, पढ़ाई नहीं होती है। अभी 9th क्लास के बच्चों ने, उन बच्चों ने थोड़ा परफॉर्म किया कि माँ बाप के चरणों में ही सब कुछ होता है। तो मेरा एक फंडा है छोटा सा जो मैं यूज़ किया हूँ, और मैं आने वाले तुम लोगों को भी ये बताना चाहता हूँ कि जिनको ऐसा लगता है ना कि अब मेरी पढ़ाई नहीं होती है, वो जाके आज ही अपने माँ बाप की गौर से शक्ल देखना, उनकी आंखों को देखना गौर से कि हम उनकी आंखों में वो खुशी ला सकते हैं अगर हम मेहनत करते हैं। उस दिन के लिए पढ़ना जिस दिन तुम देखो कोई भी चीज हो उसको पहले सोचो। अब्दुल कलाम जी ने भी कहा है कि कोई चीज हो सबसे पहले उसके लिए सपने देखो। क्यों? सपने देखोगे वही हकीकत होंगे। सपना देखना बहुत जरूरी है। सोच के देखो, अगर मैं एक आईएएस बनता हूं तो मैं क्या क्या चीज करूंगा, लोग बाग मेरे को क्या क्या समझेंगे। जिस दिन मेरा मेरिट में नंबर आएगा उस दिन कितना रेस्पेक्ट मुझे मिलेगा, स्कूल के प्रिंसिपल तक मेरे को सम्मानित करेंगे, यहाँ के लोग मेरे को सम्मानित करेंगे। उस पल के लिए पढ़ो कि उस पल तुम्हारे साथ क्या होगा। तो उस पल को याद करके मेहनत करो। किसी भी चीज को एक बार सोचो कि मैं ऐसा हूं तो मेरे साथ ऐसा होने वाला है। जो लोग नहीं जानता वो भी तुमसे जुड़ेगा, जो लोग तुम्हें एकदम से जलते थे वो भी तुम्हारे साथ में आके सेल्फी लेंगे, तुम्हारे नाम के स्टेटस लगाएंगे कि भाई ये लड़का मेरिट में आया, इस लड़के ने ये वाला सिलेक्शन किया, नहीं ये भी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास उस टाइम क्वालिटी हो। तो उस क्वालिटी को अचीव करने के लिए पढ़ो। और जब तक ऐसे लक्ष्य तुम अपने आप में निर्धारित नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। जिसको पता ही नहीं है कि मेरिट में आने के बाद में क्या खुशी मिलेगी, जिसको फील ही नहीं होता तो वो पढ़ेगा भी नहीं। तो सबसे पहले तो फील करो कि मैं अगर इस पोस्ट पे जाऊंगा, मैं अगर मेरिट में आता हूँ, मैं अगर इस जगह जाता हूँ तो मुझे क्या क्या अचीवमेंट मिलेंगे। लोग बाग आएंगे, दूर से मिलने के लिए आएंगे, वो खुशी के लिए फील करो। माँ बाप को देखो, माँ बाप सुबह शाम तुम्हारे सामने ही साथ ही रहते होंगे। उनको देखो कि उनकी आंखों में जो आज वो पोजीशन पे है, उस पोजीशन से उन्हें तुम कहाँ तक ले जा सकते हो, कहाँ तक ले जा सकते हो। सुबह शाम अपने आप से यही क्वेश्चन करो कि मैं मेरे माँ बाप को कौन सी खुशियाँ दे सकता हूँ। फील करवाओ उनको कि नहीं, मैं आपको अच्छी लाइफ दूंगा। सुबह शाम आप जो काम पे जाते हो वो काम नहीं करने दूंगा, एक अच्छी लाइफ दूंगा। उन्होंने यहाँ तक तुम लोगों को पहुँचाया, एक संघर्ष के लिए संघर्ष कर करके पहुँचाया है। तो तुम ये सोचो कि उनके संघर्ष को तुम लोग कितना जल्द से जल्द आराम में कन्वर्ट कर सकते हो। मेरे एक शिक्षक हुआ करते थे, तो उन्होंने मेरे को जब हम 11th क्लास में थे तो हमको एक ही चीज़ बताई थी कि बेटा ये 3 साल पढ़ना है, 3 साल पढ़ लो, आने वाली जिंदगी की 60 साल ऐश करोगे। ऐश करने का मतलब कि आर्थिक तंगी टाइप का कुछ रहेगा नहीं तुम्हारे पास। समस्या तो जिंदगी में आती रहेगी, लास्ट टाइम तक समस्याएं आएंगी, लेकिन जो आर्थिक तंगी है उसको तो हम सुधार सकते हैं। तो मैं इस मंच के माध्यम से भी तुम लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आने वाले 5 साल अपने आप से सेट कर लो। 10th में पढ़ रहा हो चाहे 12th में पढ़ रहा हो, आने वाले 5 साल यूँ सोचो, अगर तुम्हें 5 साल संघर्ष करना पड़े 60 साल सही करने के लिए, तो उन 5 साल को तुम संघर्ष में बिताओ। मेहनत करो जितना हो सकता है। तुम्हें कोई टीचर लगता होगा ये ज्ञान दे के चला जाता है, यूँ करके चला जाता है, लेकिन कभी अपने आप से पूछना कि मेरे माँ बाप मेरे लिए कितनी मेहनत करते हैं। माँ बाप की शक्ल देखना कभी जाके घर पे, जिनसे जो ऐसे कहता है ना कि मेहनत नहीं होती मेरे से। मैं आज 25 साल की एज में 5वीं नौकरी है मेरी, और मैं अभी भी प्रयासरत हूँ। और इसी वजह से कि जब मैं पढ़ने बैठता हूँ, जब मेरे को थकान लगती है कि ऐसे भाई मेरे को थकान हो रही है, मैं नहीं पढ़ूंगा, तो मुझे मेरा माँ बाप का चेहरा याद आ जाता है। नींद आंखों में होती है, उसके बावजूद नहीं मन करता है कि नहीं पढ़ना है मेरे को, चाहे कुछ भी हो जाए। आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी सुंदरता खत्म हो जाए, मेरे को कोई मतलब नहीं। मैं दिखने में चाहे कैसा भी लगूं, मेरे को कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरे माँ बाप मेरी पढ़ाई से, मेरी मेहनत से खुश होने चाहिए। भगवान को मैंने नहीं देखा, मैंने भगवान शिव को नहीं देखा, मैंने माँ पार्वती किसी को भी नहीं देखा, मैंने मेरे माँ बाप को देखा है। और सबसे बड़े जीते जागते जो भगवान है वही है। अगर हम उनको कुछ नहीं कर सकते ना, तो मंदिर मस्जिद जाने की जरूरत भी नहीं।
तो पहले माँ बाप को खुश रखो। खुश रखने का मतलब उनके सपने हैं उनको पूरा करो। कोई कितना भी नालायक बेटा हो, उसके माँ बाप को उस बेटे से उम्मीदें होती ही होती है। तो तुम तो ये जिंदगी में टारगेट रखो कि मेरे को 5 साल अगर संघर्ष करना पड़े आने वाले 60 साल से बिताने के लिए, तो 5 साल दो। अब तुम खुद चूज कर लो कि मेरे को 5 साल खराब करने हैं या 60 साल खराब करने हैं। सीधी सी बात है, 5 ही साल खराब करोगे। खराब का मतलब है मेहनत करो, दिन रात एक करोगे। तो 12वीं के बाद में जैसे आप लोगों ने साइंस वाले बीटेक करे, बीएससी करे, मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे जिनको पास में बायोलॉजी है वो नीट की तैयारी करें। अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत कुछ बच्चों को नाम भी आया है और आने वाले अगले साल में भी वो फॉर्म में अप्लाई करवाएंगे। तो जो जा सकता है वो कोटा जाए, जयपुर जाए, अच्छी अच्छी कोचिंग्स में एडमिशन लें और नीट की तैयारी करो। यहाँ पे तुम लोग नर्सिंग करके इधर उधर करके छोटी जगह में ही मत करो, छोटी जगह में ही अपना फ्यूचर डिसाइड मत करो। एक्सप्लोर करो अपनी लाइफ को, जितना हो सकता है उतना बाहर निकलो। एक 11वीं क्लास का मेरा स्टूडेंट है, उसका सपना है कि मेरे को आईआईटी का प्रोफेसर बनना है। अब इस क्षेत्र में उसका इतना बड़ा सपना है, तो मैं भी उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ कि भाई मैं भी तेरे लिए मेहनत करूँ और सबके लिए मेहनत करूँ। 10वीं 12वीं के बच्चे मैं जहाँ भी मिलूँ, मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जिसमें मुझे जानकारी है, स्कूल के बाहर भी अगर मैं मिलता हूँ कहीं से भी, तो मैं ओपन छूट दे रहा हूँ तुम लोगों को कि मेरे को कहीं से भी पूछो, कहीं भी मैं मिलता हूँ मेरे से पूछो, तुम्हें हर प्रकार की छूट है। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर सबके पास है, मैक्सिमम मेरी क्लास स्कूल के। किसी से कभी भी पूछो, स्कूल में आके पूछो, कहीं भी पूछो, जितना मेरे से होगा इस क्षेत्र में, मेरा जितना योगदान मैं दे सकूंगा उतना मैं दूंगा। लेकिन मुझे वो 5 साल संघर्ष के चाहिए। फॉर